The Bermuda Triangle is one of the great mysteries in modern history. Maybe there was a sudden hurricane that came out of nowhere. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली 3 दिहाइयों में अमेरिका के सबसे खतरनाक और सबसे भयानक समुद्री हादसे की असल कहानी क्या थी? ये दिल दहला देने वाली दास्तान एक ऐसे जहाज की है जो बरमूदा ट्रायंगल में हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या हुआ उस रात समुद्र के बीच पानियों में? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस जहाज का नाम था एल फेरो। ये जहाज अपनी मजबूती और खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके शुरुआती दिन अलास्का के भयानक समुद्रों में गुजरे थे, जो अपने बर्फीले तूफानों के लिए जाना जाता है। इस जहाज को दूसरी जंग अजीम में भी इस्तेमाल किया गया, जहां इस पर 3 दिन तक हमला होता रहा। एल फेरो से समुद्र के किसी भी खतरनाक मिशन को कामयाब कर देने की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन फिर मई 2014 में 40 साल पुराना एल फेरो जहाज फ्लोरिडा के समुद्री किनारे पर मौजूद जैक्सनविल नामी बंदरगाह पर लाया गया था। यह 240 मीटर बड़ा एक कंटेनर कैरियर था जो स्टील से बना हुआ था। 20 सितंबर 2015 को एल फेरो जैक्सनविल से रवाना हुआ और यह सामान ले जा रहा था पुएर्तो रिको। यह सफर 1930 किलोमीटर का था। शिप के क्रू में 28 लोग अमरीकी और 5 लोग पोलैंड के थे। 53 साल के माइकल डेविडसन इस जहाज के कप्तान थे, जो इसे 10 साल से चला रहे थे। यह सफर 4 दिन का था। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था और मौसम के खराब होने का भी कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन 29 सितंबर को जब एल फेरो बंदरगाह से रवाना हुआ तो करीब 1130 किलोमीटर की दूरी पर एक मामूली तूफान उमड़ रहा था। उस तूफान की ताकत तेजी से बढ़ती जा रही थी और 30 सितंबर को 7:29 पर वो तूफान एक हरिकेन में बदल गया। लेकिन फ्लोरिडा के नजदीक इस इलाके में हरिकेन कोई नई बात नहीं और यहाँ हरिकेन का मौसम हर साल आता है। उस रात 10:39 पर इस तूफान के हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो गई। एक मामूली सा तूफान 24 घंटों से भी कम वक्त में कैटेगरी 3 का हरिकेन बन गया। लेकिन यह हरिकेन यहां तक नहीं रुका, बल्कि कैटेगरी 3 से कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया। 1 अक्टूबर की सुबह 1:30 बजे तूफान के हवाओं की रफ्तार मजीद बढ़कर 193 किलोमीटर फी घंटा हो गई। और हैरत की बात यह थी कि इस तूफान को लेकर किसी ने भी कोई फिक्र नहीं की। 2 अक्टूबर 2015 को एल फेरो को गायब हुए 24 घंटे हो चुके थे। इस जहाज के गुम होने और उस पर सवार अमले के गायब हो जाने की खबरें टेलीविजन और अखबारात में छपने लगी। ये तूफान इंतहा से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इसकी ताकत नाकाबिले यकीन हो चुकी थी और तूफान पूरे बहामास को अपनी लपेट में ले चुका था। हवाओं की रफ्तार 222 किलोमीटर फी घंटा हो गई थी, जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड्स के लिए रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करना नामुमकिन था। लेकिन फिर 2 अक्टूबर की सुबह 5 बजे कोस्ट गार्ड्स ने खोजबीन का काम शुरू किया। तब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर अचानक अंधेरा छाने लगा और यह तूफान इस कदर खतरनाक हो गया कि रेस्क्यू प्लेन्स हवा के तेज झोंकों से डिसबैलेंस होने लगे। उस वक्त हरिकेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा थी। हवाई जहाज़ों के विंग्स के दरमियान क्रैक्स पड़ गए, जिससे जहाज का ईंधन लीक होने लगा और उन्हें ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ा। इस जहाज को खोजने के लिए 7 प्लेन्स ने कुल 42 उड़ानें भरी और 4,77,000 किलोमीटर के इलाके को छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। बिल आखिर 2 दिन बाद एक कोस्ट गार्ड को मलबा नजर आया, जो एक लाइफ बोट का मलबा था। यह बात वाज़ेह थी कि एल फेरो डूब चुका है, लेकिन जहाज की खोज करते करते 3 हफ्ते गुजर चुके थे। एल फेरो कहां गायब हो गया यह मालूम नहीं हो पा रहा था और बिल आखिर अमरीकी कोस्ट गार्ड बोट अपाची को समंदर में भेजा गया। अपाची 4 दिन तक एल फेरो को ढूंढता रहा, लेकिन उसके क्रू को फिर भी कुछ ना मिला। लेकिन आखिरकार एक क्रू मेंबर ने 4,500 मीटर की गहराई पर एक बहुत बड़ी सी चीज देखी।
अपाची के रिमोट कंट्रोल कैमरा व्हीकल को उस जगह पर जांच पड़ताल के लिए 5000 मीटर की गहराई में भेजा गया। समुद्र की इस तह में किसी ऑब्जेक्ट के हर 6.5 सेंटीमीटर पर 3175 केजी का प्रेशर पड़ रहा होता है। एल फेरो समुद्र की तह में बिल्कुल सीधा खड़ा था। इसका ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा था, जबकि बेशतर हिस्सा कीचड़ में धंसा हुआ था। इस जहाज पर ना ही सामान था और ना ही किसी इंसान की डेड बॉडी। रिसर्चर्स के लिए इतना बड़ा स्टील से बना जहाज 5000 मीटर की तह में मिलना बहुत ही शॉकिंग था। शिप का मलबा तो मिल गया, लेकिन आखिर उस जहाज के साथ हुआ क्या था? यह राज बहुत ही शॉकिंग था और ये तमाम राज छुपे थे एल फेरो के ब्लैक बॉक्स में, जिसको ढूंढना अभी बाकी था। रिसर्चर्स को दिन और रात की कड़ी मेहनत के 6 महीने बाद ब्लैक बॉक्स मिला। यह रिकॉर्डर एल फेरो के मलबे से 400 मीटर दूर पड़ा था। अब वो राज खुलने वाला था कि आखिर उस जहाज के साथ क्या भयानक हादसा हुआ। इस रिकॉर्डर पर 3 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत ही नाकिस थी, जिसकी वजह से ज्यादातर अल्फाज समझ ही नहीं आ रहे थे। ये बातें जहाज के डूबने से कुछ लम्हे पहले की हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बीचों बीच गर्दिश कर रहे हरिकेन के मुतालिक क्रू को इल्म हो चुका था और उन्होंने कप्तान से ठहरने या रास्ता बदलने की सलाह दी थी। लेकिन कप्तान ने इस तूफान की शिद्दत को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे एल फेरो की मजबूती पर पूरा भरोसा था। हालांकि मौसम से जुड़ी तमाम वार्निंग्स टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन के जरिए मौसूल हो रही थी। शाम 7 बजे के करीब कप्तान ने रास्ता 10 डिग्री बदलने का फैसला लिया। यह फैसला गलत साबित होने वाला था, क्योंकि जिस एंगल से रास्ता बदल लिया गया उससे यह जहाज असल में तूफान के बीचों बीच बढ़ रहा था। और शाम 8 बजे कप्तान अपने कैबिन में चले गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका रास्ता ना सिर्फ महफूज है, बल्कि वो मौसम का फायदा भी उठा पाएंगे। जहाज के सवारी एक दूसरे से कह रहे थे कि ये हवाएं तो हमारी जान ले लेंगी, ये रफ्तार तो हमारी जान ले लेगी। सब जानते थे कि कप्तान उन्हें भयानक हरिकेन की तरफ ले जा रहे हैं। दरअसल कप्तान पर कार्गो वक्त पर पहुंचाने का प्रेशर था और मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचने पर शिपिंग कंपनी को काफी ज्यादा पेनल्टी चुकानी पड़ती। 1 अक्टूबर 2015 की सुबह 4 बजे कप्तान ब्रिज पर पहुंचे। 8 घंटे पहले जब वो यहां मौजूद थे, तब से हालात बहुत बिगड़ चुके थे। जहाज को 112 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो एक साइड से 15 डिग्री तक झुक गया था और जहाज का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका था। कप्तान ने यह फैसला लिया कि अगर जहाज को दूसरी डायरेक्शन में घुमा दिया जाए तो शायद ये झुकाव ठीक हो जाएगा। लेकिन टेढ़ा होने की वजह से इंजन का ईंधन एक तरफ जमा हो गया और जिस सक्शन पाइप से इंजन पेट्रोल खींचता है, अब उसमें पेट्रोल की जगह हवा आने लगी, जिसके बाइस इंजन बंद हो गए। जहाज की बिजली चली गई और अब जहाज हवाओं और लहरों के रहमो करम पर था। पानी आसानी से जहाज के निचले हिस्से में तेजी से दाखिल हो रहा था। पानी भरने से जहाज का वजन भी बढ़ रहा था और उसके ऊपर रखे सामान के वजन से वो और तेजी से झुक रहा था और अब जहाज को बचाना नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार कप्तान ने जहाज की कंपनी से मदद के लिए राब्ता किया, लेकिन उनका राब्ता हमेशा के लिए टूट गया और जहाज को छोड़ने का अलार्म बजा दिया गया। अमले से लाइव बोट्स पानी में उतारने को कहा और जहाज पर रह गए कप्तान और उनके साथी फ्रैंक हैम। रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट कप्तान और उनके साथी की चीखों पुकार के साथ खत्म हो गई।